Hello everyone, my name is Manish and today we are going to start third chapter of political science, new centers of power. So without any further delay, let's open the first topic. So आज हम बात करेंगे ब्रिक्स की, ठीक है? तो ब्रिक्स है क्या? द फर्स्ट पॉइंट कहता है द टर्म ब्रिक्स रेफर्स टू ब्राजील, रशिया, चाइना, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका रिस्पेक्टिवली। अब ये जो टर्म है ब्रिक्स, ये कौन कौन सी कंट्रीज को रेफर करती है? बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना एंड एस से साउथ अफ्रीका। फिर सेकंड पॉइंट कहता है हमारा ब्रिक्स वाज फाउंडेड इन 2006 इन रशिया। अब देखो ब्रिक्स की जो फाउंडेशन हुई थी वो 2006 में हुई थी और रशिया ने इसकी क्या की थी? खोज की थी। BRIC turned into BRICS after the inclusion of South Africa in its first meeting in the year 2009। अब देखो जो BRIC था वो आपका टर्न हो गया था ब्रिक्स में, और कब ये टर्न हुआ था? 2009 में, जब पहली मीटिंग अटेंड की थी किसने? साउथ अफ्रीका ने, और उस मीटिंग के बाद साउथ अफ्रीका ने ब्रिक्स को ज्वाइन कर लिया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, फर्स्ट पॉइंट कहता है द की ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिक्स आर प्राइमरीली टू कोऑपरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट्स अमंग इट्स मेंबर्स। अब देखो जो इसका उद्देश्य है ब्रिक्स का, जो ऑब्जेक्टिव है वो मुख्य तौर पर यही है कि भाई आपस में जो इसके मेंबर है वो क्या करेंगे? कोऑपरेट करेंगे, सहयोग करेंगे एंड डिस्ट्रीब्यूट म्यूचुअल इकोनॉमिक बेनिफिट्स, और जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो भी आपस में क्या करेंगे? वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है। इनके जो भी मेंबर्स है, 5 मेंबर है ब्रिक्स के। Besides non-interference in the internal policies of each nations and mutual equality, बजाय किस चीज के? कि ना तो हम भाई एक दूसरे की जो इंटरनल पॉलिसीज है उसमें हम हस्तक्षेप करेंगे भाई, ठीक है, और जो उनकी आपसी जो समानता है ना उसमें हम क्या करेंगे? हस्तक्षेप करेंगे, यानी इंटरफेरेंस नहीं करेंगे एक दूसरे में, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट कहता है हमारा द 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ द ब्रिक्स कंक्लूडेड इन ब्राजील इन 2019। अब देखो जो 11th कॉन्फ्रेंस हुई थी ब्रिक्स की वो ब्राजील के अंदर हुई थी 2019 में, और जिसकी मेजबानी की थी जेर बोल्सोनारो ने, जो कि प्रेसिडेंट है किसका? ब्राजीलियन प्रेसिडेंट है, ठीक है, ब्राजील का वो प्रेसिडेंट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा लिस्ट ऑफ ब्रिक्स समिट। अब देखो जो लिस्ट है ब्रिक्स समिट की वो यहाँ पर आपको सामने दी हुई है। जैसे जो फर्स्ट अगर हम बात करें तो येकाटेरिनबर्ग जो कि रशिया में था, ये 16 जून 2019 को हुई थी, और इसकी जो चेयरमैनशिप थी वो डिमिट्री मेडवेडेव ने की थी, ठीक है। तो ऐसे ही फिर सेकंड आपका ब्राजीलियन जो कि ब्राजील में थी, ये 15 अप्रैल 2010 में हुई थी, इसकी जो मेजबानी की थी लुइस इनासियो लूला डा सिल्वा ने, ठीक है। तो ऐसे ही थर्ड है आपकी जो चाइना में हुई, फिर जो फोर्थ हुई थी वो न्यू इंडिया दिल्ली में हुई थी, ये 29 मार्च 2019 को हुई थी, और मनमोहन सिंह ने इसकी क्या की थी? चेयरमैनशिप की थी, ठीक है। तो ऐसे ही फिफ्थ हुई थी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में, देन ब्राजील में हुई थी 6th वन। देखो फर्स्ट याद कर लेना, और ये जो लास्ट में जो हुई थी ना ब्राजील की, सॉरी ब्रिक्स की जो मीटिंग हुई थी लास्ट में, उसको याद कर लेना। बाकी बीच में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक इंडिया की पढ़ लेना अगर पढ़ सको तो। फिर आपकी बात आती है होस्ट नेशन की, ठीक है जी। इसमें रशिया 7th रशिया में हुई थी, 8th हुई थी, फिर इंडिया में हुई थी, नरेंद्र मोदी ने इसको अपॉइंट की थी। ये वाली इंपॉर्टेंट है भाई। बेनौली गोवा में हुई थी ये इंडिया में, ये 15 to 16 अक्टूबर 2016 के बीच में, एंड नरेंद्र मोदी ने इसके क्या किया था? इसको चेयर किया था, ठीक है। और फिर जो लास्ट थी हमारी जो जुलाई 2020 में होने वाली थी, ये होने वाली थी रशिया में सेंट पीटरबर्ग में। व्लादिमीर जो पुतिन है वो इसको क्या करने वाले थे? इसकी चेयर करने वाले थे, इसके चेयरमैनशिप थे, ठीक है। और ये क्या हो गई थी? कोरोना की वजह से कैंसिल हो गई थी। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सब यूनिट रशिया। अब रशिया के सब यूनिट्स की बात कर रहा है भाई, ये जो न्यू टॉपिक है जो इसी साल आपके पॉलिटिकल साइंस के इस थर्ड चैप्टर इसमें क्या किया गया? इसको इंक्लूड किया गया है। तो रशिया हैज बीन द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द फॉर्मर सोवियत यूनियन। अब देखो जो रशिया है वो क्या रहा? लार्जेस्ट पार्ट रहा है सोवियत फॉर्मर यूनियन का, इवन बिफोर इट्स डिसइंटीग्रेशन। और ये उस समय की बात है जब ये डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ था, यानी रशिया का पतन नहीं हुआ था। आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द सोवियत यूनियन इन लेट 1980s, जब देखो जब 1980s में जो सोवियत यूनियन क्या हो चुका था? भंग हो चुका था, उसके बाद की बात कर रहा है। एंड अर्ली 1990s, और उससे 1990 के पहले की बात कर रहे हैं, यानी 1980s और 1990 के बीच की, रसिया एमर्ज्ड एज द
स्ट्रॉन्ग सक्सेसर ऑफ यूएसएसआर। अब देखो रसिया एक स्ट्रॉन्ग सक्सेसर के रूप में क्या आया, उभर कर सामने आया एज ए यूएसएसआर। और यूएसएसआर की फुल फॉर्म क्या है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, इसकी फुल फॉर्म है। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा रशिया जीडीपी इज करंटली 11th इन द वर्ल्ड। अब देखो रशिया की जो जीडीपी है वो वर्ल्ड में 11th है, ठीक है, इसकी जो रैंक है जीडीपी में वर्ल्ड में 11th है। फिर नेक्स्ट कहता है हमारा the next point is Russia has reserves of minerals, natural resources and gases that make it a powerful country in global world। अब देखो रसिया के पास बहुत सारे मिनरल्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, गैसेज हैं, ठीक है, और वही चीज इसको क्या बनाती है, पूरे वर्ल्ड के अंदर एक पावरफुल कंट्री बनाती है, ठीक है। भाई जिस कंट्री के पास सबसे ज्यादा रिसोर्सेज होंगे वही कंट्री वर्ल्ड में क्या अंदर क्या कहलाएगी, सबसे पावरफुल कंट्री कहलाएगी। इन एडिशन रशिया इज अ न्यूक्लियर स्टेट। अब अगर हम रशिया के न्यूक्लियर स्टेट की बात करें, विद अ ह्यूज स्टॉक ऑफ सोफिस्टिकेटेड वेपन्स। अब देखो इसके पास जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, सोफिस्टिकेटेड वेपन्स जैसे आपके न्यूक्लियर हो गई, भाई इसके पास एटॉमिक पावर हो गई, बॉम्ब्स हो गए, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हो गए, तो इनका जो ये स्टॉक है वो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। रशिया इज ऑल्सो अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अब देखो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का क्या है, ये परमानेंट मेंबर भी है, जिसको P5 बोलते हैं। और ये 5 परमानेंट मेंबर आपके यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में होते हैं। टोटल ये 15 होते हैं, जिसमें 10 नॉन परमानेंट होते हैं और 5 क्या होते हैं, आपके परमानेंट होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सब यूनिट ऑफ इंडिया। अब इंडिया की सब यूनिट की बात कर रहा है ये। तो फर्स्ट पॉइंट कहता है हमारा कि 21st सेंचुरी इंडिया इज बीइंग सीन एज द इंपॉर्टेंट एमर्जिंग ग्लोबल वर्ल्ड। अब देखो 21st सेंचुरी में इंडिया को कैसे देखा जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट एमर्जिंग ग्लोबल पावर के रूप में देखा जा रहा है, ठीक है, यानी इंडिया उभर रहा है ग्लोबल पावर की तरफ। द वर्ल्ड इज एक्सपीरियंसिंग द पावर, और जो वर्ल्ड है वो इस पावर को एक्सपीरियंस भी कर रहा है, अनुभव भी कर रहा है। एंड राइज ऑफ इंडिया इन अ मल्टी डायमेंशनल वे, और इंडिया का क्या हो रहा है, मल्टी डायमेंशनल वे की तरफ वो बढ़ भी रहा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा कि इकोनॉमिक कल्चरल स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफ द कंट्री विद द पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 135 करोड़ इज वेरी स्ट्रॉन्ग। अब देखो जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो 135 करोड़ से ज्यादा है, और इसकी जो पॉपुलेशन की बात करें वो इकोनॉमिकली कल्चरली इसकी जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है वो काफी बहुत ज्यादा क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तो हम कह सकते हैं इंडिया की जो पोजीशन है काफी स्ट्रॉन्ग है ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर। फिर नेक्स्ट आता है हमारा फ्रॉम एन इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। अगर हम आर्थिक दृष्टि से देखें तो टारगेटिंग द गोल ऑफ अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की इंडिया की जो टारगेटिंग गोल है वो कितना है, $5 ट्रिलियन है, अ कॉम्पिटेटिव ह्यूज मार्केट के अंदर, ठीक है। Our next point is an ancient inclusive culture with 200 million people of Indian diaspora spreading across the globe impart distinct meaning and silence to India as a new center of power in the 21st century। अब ये कह रहा है कि 21st सेंचुरी के अंदर जो 200 मिलियन भारतीय डायस्पोरा के साथ एक प्राचीन समावेशी संस्कृति है जो पूरे दुनिया भर में अपनी संस्कृति को क्या कर रहे हैं, वो फैला रहे हैं। और ये सारा सब कुछ 21st सेंचुरी की बात है, अभी की बात है, ठीक है। और इसमें भारत को शक्ति के एक नए केंद्र के रूप में अलग अलग अर्थ प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव द मिलिट्री ऑफ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट एंड इंडिजीनियस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मेकिंग इट अनदर न्यूक्लियर पावर। अगर हम इसको एक स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव के रूप से देखें, एक सामरिक दृष्टिकोण के रूप से देखें, तो भारत की जो सेना है वो स्वदेशी परमाणु और टेक्नोलॉजी के साथ आत्मनिर्भर है और इसे एक और परमाणु शक्ति बनाती भी है, ठीक है। और यही चीज है जो भारत को क्या बनाती है, एक न्यूक्लियर पावर बनाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि मेक इन इंडिया स्कीम इन टेक्नोलॉजी एंड साइंस इज अनदर माइलस्टोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, कि जो टेक्नोलॉजी है और जो साइंस है वो मेक इन इंडिया योजना भारतीय अर्थव्यवस्था का एक और मील का पत्थर साबित होती है, ठीक है। मेक इन इंडिया आपने सुना होगा जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है ऑल दीज चेंजेस आर मेकिंग इंडिया एन इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ पावर इन द प्रेजेंट वर्ल्ड, कि ये सब सारे जो चेंजेस हैं भारत को वो अभी प्रेजेंट वर्ल्ड में क्या बनाते हैं, शक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाते हैं, ठीक है।
So this was all about this subunit of India. I hope everything is clear to all. So our next point is सब यूनिट इसराइल। अब देखो इसमें हम इसराइल के बारे में बात करेंगे। Shown on the world map with a pointer, Israel has emerged as one of the most powerful nations in the 21st century world in terms of science and technology, defense, intelligence, besides economy। अब देखो इसराइल को वर्ल्ड के मैप पर एज ए पॉइंटर के रूप में नक्शे के ऊपर दिखाया गया है। जैसे कि ये वर्ल्ड का मैप है, यहाँ पे आप रेड कलर का जो ये पॉइंटर देख रहे हो, कंप्यूटर का जो आपका क्या होता है, कर्सर होता है, उतना ही है आपका इसराइल वर्ल्ड के मैप पर। ठीक है, इसराइल की जो इकोनॉमी के अलावा साइंस, टेक्नोलॉजी, डिफेंस एंड इंटेलिजेंस के मामले में 21वीं सदी की दुनिया में सबसे शक्तिशाली देशों में से एक के रूप में उभर कर ये सामने आया। ठीक है, अब ये 21st सेंचुरी में अगर हम देखें तो सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है ये। अगर इसको हम देखें भाई, क्या कहते हैं, इकोनॉमी के वे में देखें, साइंस टेक्नोलॉजी के वे में देखें, या डिफेंस में, या फिर इंटेलिजेंस के मामले में देखें। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा, situated in the middle of the burning politics of the West Asian countries, Israel has reached to the new heights of global political standing by virtue of its indomitable defense prowess, technological innovation, industrialization, agricultural development। अब देखो कि जो इसराइल जो है, जो वेस्ट एशियन कंट्रीज की जलती हुई पॉलिटिक्स के बीच में स्थित है, और इसराइल ने अपनी अदम्य रक्षा कौशल, तकनीकी और जो इसकी जो थिंकिंग है, टेक्नोलॉजी है, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के आधार पर वैश्विक राजनीतिक ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा कि सस्टेनिंग अगेंस्ट एडवर्सिटी इज द प्रिंसिपल विद विच अ स्मॉल जेविश Zionist nations, that is Israel, is placed in the contemporary global politics in general and the Arab dominated West Asian politics in particular। इसमें कहता है कि इसकी प्रतिकूलता के खिलाफ निरंतरता वह सिद्धांत है जिसके साथ एक छोटा यहूदी जायोनी राष्ट्र, ठीक है, इसराइल क्या है, एक यहूदी जायोनी राष्ट्र है, मीन्स इसराइल को समकालीन वैश्विक राजनीति में सामान्य रूप से और विशेष रूप से अरब डोमिनेटेड वेस्ट एशियन पॉलिटिक्स के रूप में इसको रखा गया है। अब देखो जो इसराइल जो एक क्या बनाया गया, इसको जायोनिस्ट राष्ट्र बनाया गया, वो किसके नाम से बनाया गया, जो साइड में आपको ये बंदा दिखाई दे रहा है, इसका नाम है जायोनिज्म। ठीक है, तो इसी के नाम से इसका राष्ट्र का नाम इन्होंने क्या रख दिया था, जायोनिज रख दिया था। So this was all about the subunit of Israel. I hope everything is clear to all. So next topic is the rise of Chinese economy. So first point is, in starting China was not a developed country like today, कि शुरुआत से ही चाइना एक डेवलप कंट्री नहीं था जैसे कि आज है। China's economic success increased since 1978 as a great power। अब देखो चाइना 1970 से एक महान शक्ति के रूप में चीन की आर्थिक सफलता बढ़ी। ठीक है, इट इज प्रोजेक्टेड टू ओवरटेक द यूएस एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय 2040, और ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है कि 2040 तक ये जो अमेरिका की जो इकोनॉमी है उससे आगे निकल जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द फैक्टर्स फॉर इंक्रीजिंग इट्स इकोनॉमी सच एज पॉपुलेशन, लैंड मास, रिसोर्सेज, रीजनल लोकेशन एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस। अब इसके इकोनॉमी को बढ़ाने के कुछ फैक्टर्स है, जैसे पॉपुलेशन, इसकी लैंड मास, रिसोर्सेज, रीजनल लोकेशंस हो गई एंड पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस हो गई। ठीक है, तो यही सारी चीजें फैक्टर्स है जो जिससे इसकी जो इकोनॉमी है वो बढ़ने में क्या करती है, इसको हेल्प करती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है, इन 1949 पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी के नाम से इसको जानते हैं, ये क्या है, चाइना की पॉलिटिकल पार्टी है, एंड केम इनटू बीइंग आफ्टर द कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ। अब ये जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना थी, ये 1949 में अस्तित्व में आई, और ये कब आई, जब कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन क्या के बाद आई। ठीक है, और ये जो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन था, इसको का लीडर कौन था, माओ था। ठीक है, इट्स इकोनॉमी वॉज बेस्ड ऑन सोवियत मॉडल, और जो इस पार्टी की जो इकोनॉमी है वो किसके ऊपर बेस्ड थी, सोवियत मॉडल के ऊपर बेस्ड थी। ठीक है, जिसको रशिया फॉलो करता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा, चाइना अडॉप्टेड सोशलिज्म एंड नॉट चूज इट्स लिंक टू कैपिटलिस्ट वर्ल्ड। अब चाइना ने सोशलिज्म को अडॉप्ट किया, ठीक है, और उसने जो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड था उसके साथ अपने लिंक को उसने चूज नहीं किया। फिर कहता है, सो दे हैव नो चॉइस टू यूज देयर ओन रिसोर्सेज, तो इनके पास कोई चॉइस ही नहीं बची कि भाई अपने रिसोर्सेज को
यूज करने के बजाय अब इनके देश में जो कुछ था वही इनको क्या करना पड़ रहा था, यूज करना पड़ रहा था। विद द हेल्प ऑफ यूएसएसआर दे इन्वेस्टेड देयर कैपिटल फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। अब देखो इन्होंने यूएसएसआर की हेल्प से क्या करना स्टार्ट किया, अपनी पूंजी को एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। दे हैड नो फॉरेन करेंसी सो दे कुड नॉट ट्रेड विद अदर कंट्रीज। अब देखो इनके पास फॉरेन करेंसी तो थी नहीं, तो ये दूसरे कंट्री से क्या नहीं कर सकते थे, ट्रेड नहीं कर सकते थे, ठीक है। और वो उनसे जो टेक्नोलॉजी और जो गुड्स है उसको खरीद नहीं सकते थे। चाइना डिसाइडेड टू मेक गुड्स एट डोमेस्टिक लेवल। तो उन्होंने डिसाइड किया चाइना की भाई हम डोमेस्टिक लेवल पर ही क्या करेंगे, अपने जो भी प्रोडक्शन है उसको हम प्रोड्यूस करेंगे। जैसे इंडिया में अभी मोदी ने कहा है भाई मेक इन इंडिया, भाई हम भी अपने डोमेस्टिक लेवल पे जो भी चीजें है वो प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, दूसरी कंट्री पर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो उसी समय चाइना के भी यही क्या थे, हालात थे। फिर आपका लास्ट पॉइंट कहता है कि चाइना प्रोवाइडेड एजुकेशन इट्स सिटीजंस एंड ensuring better health for them to move developed country। अब चाइना ने भाई अपने सिटीजन्स को एजुकेशन भी प्रोवाइड कराई, ठीक है, उनको बेटर हेल्थ भी सुनिश्चित कराए ताकि कंट्री के डेवलपमेंट को क्या किया जा सके, आगे बढ़ाया जा सके। फिर कहता है कि चाइना एस्टैब्लिश इट्स रिलेशन विद द यूनाइटेड स्टेट इन 1972। अब चाइना ने यूनाइटेड स्टेट के साथ अपने क्या रिलेशन किए, बढ़ाए यूनाइटेड स्टेट के साथ 1972 में। एंड 1973 जाओ एनलाई प्रपोज द फॉर मॉडर्नाइजेशन। अब देखो 1973 में जो जाओ एनलाई था चाइना का जो प्रेसिडेंट था, उसने 4 मॉडर्नाइजेशन प्रपोज किए यानी प्रस्तावित किए, जैसे एग्रीकल्चर को, इंडस्ट्री को, साइंस को, टेक्नोलॉजी एंड मिलिट्री को, ठीक है, इनको उसने क्या किया, आधुनिकरण किया यानी इनका मॉडर्नाइजेशन किया। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है 1978 लीडर डेंग जियोपिंग अनाउंस द ओपन डोर पॉलिसी एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन चाइना। अब 1978 में एक लीडर था जिसका नाम था डेंग जियोपिंग, ठीक है, ये अभी जो पिक्चर आई ये डेंग जियोपिंग की है। उसने ओपन डोर पॉलिसी अनाउंस कर दी, ठीक है, उसको अडॉप्ट कर लिया और उस जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे चाइना के अंदर उसको भी उसने अनाउंस कर दिया यानी चेंज कर दिया अपने। अब जो चाइना था वो सोशलिस्ट से किस में कन्वर्ट हो गया था, कैपिटलिस्ट में कन्वर्ट हो गया था। आफ्टर दैट चाइना ट्रेड वाज इंक्रीज रैपिडली, और इसके बाद से चाइना की जो ट्रेड थी वो काफी तेजी से बढ़ी, ठीक है। नो लैक ऑफ फॉरेन करेंसी, जो फॉरेन करेंसी थी उसकी भी कमी नहीं थी इनके पास। नाउ इन्वेस्टिंग मनी इन अदर कंट्रीज, और अब चाइना क्या कर रहा है, अदर कंट्रीज में अपनी जो पैसे है उसको वो इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा द प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन 1982 एंड इंडस्ट्री इन 1998। अब उसने एग्रीकल्चर का क्या कर दिया, भाई प्राइवेटाइजेशन कर दिया 1982 में, एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन का भी प्राइवेटाइजेशन कर दिया 1998 में। जो ट्रेड बैरियर्स थे एलिमिनेटेड ओनली इन स्पेशलाइज्ड इकोनॉमिक जोन। अब जो ट्रेड बैरियर्स थे उसको भी एलिमिनेट कर दिया स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर, ठीक है, वेयर फॉरेन इन्वेस्टर्स कुड सेटअप एंटरप्राइजेस, जहां पर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे वो क्या कर सकते थे, अपने एंटरप्राइजेस को सेटअप कर सकते थे, ठीक है। ये फुल फॉर्म याद रखना भाई स्पेशल इकोनॉमिक जोन की। स्पेशल इकोनॉमिक जोन वो होते हैं जैसे अगर गुड़गांव में जैसे मानेसर है, वहां पर आपको गवर्नमेंट ने क्या दी, उनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रोवाइड किया हुआ है कि भाई जितनी भी इंडस्ट्रीज है वो वहीं पर ही है मानेसर के अंदर, ठीक है, वो पूरा एरिया ही क्या नाम इंडस्ट्रियलिस्ट है। फिर कहता है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लीड टू राइज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड रूरल इनकम, ठीक है। अब जो प्राइवेटाइजेशन है एग्रीकल्चर का, ये किस चीज को लीड करता है, राइज इन एग्रीकल्चर, ठीक है। अब हमने प्राइवेटाइजेशन कर दिया भी एग्रीकल्चर के, इससे क्या होगा, एग्रीकल्चर की बढ़ोतरी होगी, उसके प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होगी, और जो रूरल इनकम है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इन 2001 चाइना बिकेम द मेंबर ऑफ WTO। अब देखो 2001 में चाइना क्या बन गया, मेंबर बन गया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। और लास्ट पॉइंट कहता है ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, जापान, यूएस, आसियान एंड रशियन नेग्लेक्टिंग द कंट्रोवर्सीज अमंग देम एंड रेडी टू ट्रेड विद चाइना। अब देखो चाइना, जापान और यूएस का इन्फ्लुएंस की वजह से जो आसियान एंड रशिया ने क्या किया, नेग्लेक्ट किया जो भी कंट्रोवर्सीज थी इनके बीच में, एंड रेडी टू ट्रेड विद चाइना, और ये भी क्या हो गए थे, चाइना के साथ ट्रेड करने के लिए एग्री हो गए थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता हमारा इंडिया साइनो रिलेशन। अब देखो चाइना यहाँ पे किस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, चाइना को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इंडिया चाइना के जो रिलेशंस थे उसके ऊपर हम क्या करेंगे, बात करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा कि बॉर्डर डिस्प्यूट बिटवीन इंडिया एंड चाइना रिगार्डिंग अरुणाचल प्रदेश एंड अक्साई चीन रीजन ऑफ लद्दाख इन इंडिया। अब देखो इंडिया और चाइना के बीच में क्या है, बॉर्डर डिस्प्यूट है, और वो किस चीज को लेकर है, अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन का जो रीजन है लद्दाख से जो रिलेटेड है, उस वहां पर क्या है, इंडिया चाइना के बॉर्डर इश्यूज है। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि चाइना टेक ओवर ऑफ तिब्बत इन 1950। चाइना ने तिब्बत को 1950 में क्या कर लिया था, अपने अंडर ले लिया था, विच वॉज प्रोटेक्टेड बाय इंडिया अगेंस्ट चाइना,
जिसमें इंडिया ने क्या किया था, इंटरफेरेंस किया था। ठीक है, इंडिया ने दलाई लामा को क्या दिया, शरण दी, इंडिया में आ गया वो। ठीक है, 40,000 तिब्बतियों के साथ वो कहाँ गया था, इंडिया के अंदर आ गया था। गिव शेल्टर टू दलाई लामा बाय इंडिया एंड चाइना टोल्ड टू ब्रेक पंसिल एग्रीमेंट। और जो इंडिया चाइना के बीच में एक एग्रीमेंट था जिसका नाम था पंसिल, उसमें ये एग्रीमेंट था कि जो सीज फायर है दोनों कंट्री के बॉर्डर पर, उसको ब्रेक नहीं किया जाएगा। और इंडिया चाइना ने क्या किया, दलाई लामा को जब इंडिया ने रिटर्न नहीं किया तो चाइना ने अटैक कर दिया और जो पंसिल एग्रीमेंट था उसको उसने तोड़ दिया। चाइना अटैक ऑन इंडिया इन 1962, और ये 1962 में चाइना ने इंडिया के ऊपर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है हमारा, राजीव गांधी विजिट टू चाइना इन दिसंबर 1988 टू इम्प्रूव इंडो चाइना रिलेशन। अब देखो, राजीव गांधी ने चाइना में विजिट किया 1988 में दिसंबर में, ताकि इंडिया चाइना के जो रिलेशंस थे उसको वो क्या कर सके, इंप्रूव कर सके। अब देखो 1962 में जब इंडिया चाइना की जो वॉर हुई, उसके बाद से किसी भी रिप्रेजेंटेटिव या डेलीगेट्स ने चाइना में क्या नहीं किया था, विजिट नहीं किया था। तो 1988 में पहली बार किसने किया था, राजीव गांधी ने किया था। दे हैव ऑल्सो साइन एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर एक्सचेंज। अब उन्होंने एग्रीकल्चर एक्सचेंज को लेकर, कल्चरल एक्सचेंज को लेकर, दे हैव ऑल्सो साइन एग्रीमेंट ऑन कल्चरल एक्सचेंज। अब देखो, कल्चरल एक्सचेंज को लेकर उन्होंने एग्रीमेंट साइन किए थे। ठीक है, कोऑपरेशन को लेकर एग्रीमेंट उन्होंने साइन किए थे। ठीक है, कोऑपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आफ्टर 1999 ट्रेड इंक्रीज बाय 30% एनुअली। अब देखो 1919 के बाद जो ट्रेड था वो आपका इंक्रीज हो गया था 30%, और ये एनुअली था, यानी साल का। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि चाइनाज असिस्टेंट टू पाक न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑल्सो क्रिएटेड डिफरेंसेस। अब देखो, इंडिया चाइना का जो डिफरेंसेस है वो क्या करता है, पाकिस्तान भी एक काफी मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि चाइना क्या करता है, पाकिस्तान को न्यूक्लियर प्रोग्राम में हेल्प करता है, जिससे इंडिया और चाइना की क्या बनते हैं, डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि चाइनाज मिलिट्री रिलेशन विद बांग्लादेश एंड म्यांमार वर नेगेटिव व्यूड एज टू इंडियन इंटरेस्ट। अब देखो, चाइना की जो मिलिट्री है वो भी रिलेशन बनाती है बांग्लादेश के साथ एंड म्यांमार के साथ, तो ये भी इंडिया का जो किस तरीके से देखता है, इसको नेगेटिव व्यू पॉइंट से देखता है। ठीक है, फिर आता है हमारा लास्ट टॉपिक, लिमिटेशन ऑफ चाइना, कि चाइना की जो लिमिटेशन है वो क्या है। इसमें कहता है कि अनएम्प्लॉयमेंट हैज राइजन इन चाइना विद नियरली 100 मिलियन पीपल लुकिंग फॉर जॉब्स। अब देखो, जो चाइना है वो पॉपुलेशन के मामले में नंबर 1 पर है, रैंक के मामले में। ठीक है, वर्ल्ड के अंदर। और इसी वजह से जब पॉपुलेशन ज्यादा है तो 100 मिलियन पीपल है वहां पर, तो इस वजह से क्या हो गई, जो 100 मिलियन पीपल है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, उन्हें जॉब नहीं मिलती। फिर सेकंड पॉइंट कहता है फीमेल एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ वर्क आर एज बैड इन यूरोप ऑफ द 18 एंड 19 सेंचुरीज की। तो फीमेल एम्प्लॉयमेंट हो गया और जो वर्क कंडीशन है वो यूरोप में जैसे 18 और 19 सेंचुरी में थे वैसे की वैसे ही है। ठीक है, फिर कहता है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड करप्शन हैव इंक्रीज। और जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो वहां पर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन भी होगा और जो करप्शन है वो भी तेजी से बढ़ेगा। ठीक है, so this was all about the today's lecture. I hope everything is clear to all. If you have any doubt तो नीचे स्पेस गिवन में आप अपने कमेंट लिख सकते हैं। Till then, goodbye and don't forget to hit the like button and subscribe my channel. इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने इस लेक्चर की पीपीटी का लिंक दे दिया है, आप उसे वहां जाकर देख सकते हैं। Till then, goodbye.